नमस्कार दोस्तों, एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं मनदीप आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। चलिए करते हैं, समझते हैं कि क्या हुआ था अमेरिकन रिवॉल्यूशन में, क्या क्या उसके कॉजेज थे, सोशल कॉजेज क्या थे, पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे, कैसे प्रोटेस्ट हुआ, कौन से एक्ट्स लगे और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, पहले बात करूं इंट्रोडक्शन की अमेरिकन रिवॉल्यूशन के, तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था जिसने दुनिया को बिल्कुल चेंज कर दिया था, लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि अब हमें बदलाव चाहिए तो चाहिए। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए बहुत अलग अलग कंट्रीज में। तो अभी जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन हुआ, एक्सेट्रा, ये सारे रेवोल्यूशन अमेरिकन रेवोल्यूशन को देखते देखते हुए। अब मैं बात करूं अमेरिकन रेवोल्यूशन की, तो कब से कब तक हुआ? 1765 से 1783 तक हुआ ये अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ। और जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो हुआ 1775 से 1783 तक। ये एक क्रांति का हिस्सा था। जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ना, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन का एक पार्ट था, हिस्सा था। इसमें बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल था। किसका था? सब बेसिकली जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी उसने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में स्ट्रगल किया और अमेरिकन रेवोल्यूशन किया। सबसे पहले बात करती हूँ कॉलोनिस्ट की कि ये क्या थी कॉलोनीज। ये सब वो लोग थे जो ब्रिटिश से आए थे अमेरिका में रहने। 13 कॉलोनीज बनाई थी ब्रिटिश लोगों ने अमेरिका में। ब्रिटिश लोगों की उनको वहां पर बसा दिया गया था। जो यूरोपियन पावर थी वो 16th और 17th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थी अमेरिका में। जो 13 कॉलोनीज थी उनको इस्टेब्लिश कर दिया गया था। देखिए, ये 13 कॉलोनीज थी ब्रिटिश लोगों ने जो कि अमेरिका में बसा दी थी, इस्टेब्लिश कर दी थी। और दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ब्रिटिश लोग ही नहीं थे, वहाँ पर स्पेन, फ्रांस, ऐसे ऐसे जो कंट्रीज थे वो लोग भी आकर बसे हुए थे, उनका भी इन्फ्लुएंस था। अमेरिका में बेसिकली उपनिवेशी जो ताकतें थी उन्होंने अपना कब्जा जमाया हुआ था। एम्स क्या था उनका? ब्रिटिश लोगों का सेटअप करना, कॉलोनीज को सेटअप करने का, बेनिफिट ऑफ द मदर कंट्री को बेनिफिट हो। ऐसा फ्रांस का भी था। जो फ्रांस जो डेवलपमेंट कर रहा था अमेरिका में, वो अमेरिका के लिए नहीं कर रहा था, वो कर रहा था अपने लिए, खुद के लिए, ताकि उसको बेनिफिट मिल सके। मार्केंटलिज्म पे फोकस किया था उन्होंने। मैन्युफैक्चर होल्ड था उनका, ताकि, और उनका क्या था? फ्री ट्रेड था। अगर वो मैन्युफैक्चर करेंगे इंग्लैंड वाले और फिर वो इम्पोर्ट करेंगे दुनिया में फिर बेचेंगे उस चीज़ को, तो उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ज़्यादा की ज़्यादा प्रॉफिट मिलना उनका एम था। और फ्री ट्रेड करा जाए। जो भी सामान 13 कॉलोनीज या अमेरिका से मिले उनको, इंग्लैंड वालों को, वो फ्री ट्रेड पर हो और उनका जो रॉ मटेरियल है सारा कुछ अमेरिका में जाए और वो बेचे, उसको मैन्युफैक्चर करके अफ्रीका, एशिया, अमेरिका एक्सेट्रा जगहों पे। यहाँ तक कि जो कॉटन बनता था अमेरिका में वो भी यूरोप पर भेजा जाता था, ताकि यूरोप उसका कपड़ा बनाकर उसको वहीं पर बेच सके जहाँ से उन्होंने कॉटन को लिया था, और बाकी सारे कंट्रीज में बेच सके, ताकि प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो उन्हें। ये सब तो हमने बात कर ली इंट्रोडक्शन में। अब बात करते हैं कॉजेस की कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन का कॉज क्या था, मेन कारण क्या था। सबसे पहले बात करेंगे सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर की। तो जो सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर था उसके अंदर जो पॉलिटिकल और रिलीजियस जो प्रॉब्लम्स थी वो सबसे ज़्यादा फेस कर रहे थे यूरोप के लोग। क्योंकि यूरोप में ऐसे था कि अपने धर्म को मानने की प्रॉपर इजाज़त नहीं थी। वहाँ पर जो धर्म है आप लोगों को उनको ही मानना है, ऐसे बोला जाता था। और स्पेन के जो राजा थे वो कैथलिक थे, और जो कैथलिक नहीं थे उनके ऊपर जो स्पेन का राजा था वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। इनडायरेक्ट वे में उन लोगों को घेर लेता था, जैसे टेक्सास हो गया एक्सेट्रा, तो उन लोगों को परेशान करता था। तो इसलिए वहाँ जा जाके बस रहे थे। और जो ब्रिटिश का राजा था वो भी अपने रीजन है उसको फॉलो करता था, और वो चाहता था कि जो भी ब्रिटेन में रहे वो भी उसी रिलीजन को फॉलो करे। इसलिए जो 13 जो कॉलोनीज थी, जो लोग वहाँ परेशान थे वो वहाँ जाकर बसने लगे। और क्या था, अब 13 कॉलोनीज तो बस गई अमेरिका में, लेकिन उसका होल्ड किस पे था? ब्रिटेन पर। ब्रिटेन का होल्ड था उन पर। वो बहुत सारी पॉलिसीज ला कर उनको परेशान करते थे।
लिबरल्स आई, फिर प्रोग्रेसिव थिंकिंग आई कि सोचा उन लोगों ने कि क्या हो रहा है, हमें तो ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। परेशान थे लोग तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचेंगे ही, क्योंकि यूरोप में क्या था, राजशाही थी और वो सब कुछ थोपते थे 13 कॉलोनीज पर। और प्रोग्रेसिव थिंकिंग में जो लिबरल थिंकर थे वो आए सामने, जॉन लॉक्स हो गए और बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गए, थॉमस हो गए, ये सब आए, उभर कर आए कि ऐसे से नहीं होना चाहिए, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने लगे। और जो कॉलोनीज थी दोस्तों, 13 कॉलोनीज थी, उसके अंदर क्या था कि सेल्फ अपॉइंटेड लोग थे, सेल्फ अपॉइंटेड लेजिस्लेचर था और एग्जीक्यूटिव था। ये कॉलोनीज के ही थे। देखो 13 कॉलोनीज थी ना, जैसे जॉर्जिया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, न्यू जर्सी हो गई। तो न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क का ही कोई बंदा होगा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, और जॉर्जिया में ही जॉर्जिया के ही लोग होंगे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो ऐसी जो 13 कॉलोनीज थी उसके अंदर भी उनके अपने सेल्फ अपॉइंटेड लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव थे। पर क्या था, नो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉलोनीज इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो ब्रिटिश, जो इन लंदन की पार्लियामेंट थी, उसके अंदर 13 कॉलोनीज का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। आप रूल तो उन कॉलोनी के लिए बना रहे हो, लेकिन वहाँ का कोई भी मेंबर नहीं है आपकी पार्लियामेंट में। तो ये सबसे बड़ा इशू था अमेरिकन रिवॉल्यूशन का, कि लोग चाहते थे नो रिप्रेजेंटेड, कि कोई रिप्रेजेंटेटिव हो हमारी पार्लियामेंट में, हमारी कॉलोनी से। और ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करता था, ऐसे ऐसे कानून बनाता था जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। ये क्या करता था, मिस यूज करता था अपनी पावर्स का। अब बात करते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिकल कॉज पर। इकोनॉमिक कॉज क्या था कि जो 13 कॉलोनीज थी उसने कमर्शियल जो ट्रेड था वो आपस में करना शुरू कर दिया, और क्या हो गए, इंटरडिपेंडेंट हो गए। जो लिबरल्स थे उन्होंने आइडिया दिया कि फ्री ट्रेड होना चाहिए आपस में, कोई भी पैसे नहीं लगने चाहिए ट्रेड करने के लिए। फिर लोगों ने सोचा कि हम आपस में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्यों हम इतना इंग्लैंड के भरोसे रहें। तो लोगों ने आपस में ट्रेड करना शुरू कर दिया, और अब धीरे धीरे कॉलोनी आपस में ट्रेड करना शुरू हो चुकी हैं। अब फिर क्या होता है, उनके पास ना बहुत सारे नेविगेशन एक्ट्स भी लगे हुए हैं। इकोनॉमिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखूँ तो ब्रिटिश ने अब बहुत सारे नेविगेशन एक्ट्स लगा रखे हैं, किस पर, 13 कॉलोनीज पर। 1651 में उन्होंने एक्ट लगाया कि यूज ओनली ब्रिटिश शिप्स फॉर ट्रेड ट्रांसपोर्ट। अगर आपको ट्रेड करना है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, तो इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश शिप्स का ही यूज करना पड़ेगा। ये एक्ट लगा दिया, वो भी किराए पर, चाहे वो जितनी मर्जी पैसे मांगे उनको देने ही पड़ेंगे। अब लगाया 1660 में एक्ट कि जो शुगर है, तंबाकू है, कॉटन है और इंडिको है जिससे रंग बनता था, ठीक है, ब्लू कलर का, उसको एक्सपोर्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में ही करना होगा, अदरवाइज नहीं करना होगा। कि कहीं चाहे कि 13 कॉलोनीज डायरेक्ट ट्रेड करे स्पेन से, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनको ये सब चीज़ें पहले इंग्लैंड को ही एक्सपोर्ट करनी होगी। फिर लगता है 1663 का एक्ट। उसमें क्या था कि कोई भी कॉलोनी जो भी ट्रेड करती है उसको पहले इंग्लैंड पहुंचाया जाए, फिर इंग्लैंड से आगे जो टैक्सेस लगकर फिर वो ट्रेड होगा अनदर कंट्री में। तो इससे तो लोग परेशान हो गए भी कि क्या बात है, इतना ज़्यादा क्यों रिस्ट्रिक्शन दे रहे हो। तो दोस्तों क्या हुआ, इतने सारे एक्ट्स लगा दिए अब ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है। अब क्या हुआ, लोग परेशान हो गए कि भाई इतना सारा रिस्ट्रिक्शंस कर दी, तो अब हम कैसे करेंगे। फिर क्या हुआ, जो कॉलोनी के लोग थे, 13 कॉलोनीज के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, स्मगलिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है, बिना टैक्सेस दिए ट्रेड करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, एकदम सडनली पता चल गया 1763 में ब्रिटिश सरकार को कि जो 13 कॉलोनीज है ये स्मगलिंग करना शुरू कर चुके हैं। तो इन्फोर्समेंट आया, और वो जो इन्फोर्समेंट, फिर इनके लिए एक स्ट्रिक्ट कानून बनाया गया कि आप किसी भी तरह का स्मगलिंग नहीं कर सकते। दे इन्फोर्समेंट बिकम वेरी स्ट्रिक्ट। अब ये लोग और परेशान हो गए, इसकी वजह से और रेवोल्यूशन की इनको आग लगने लग गई कि भाई क्या है, ये तो गलत बात है। एक तो इतना सारा आप रिस्ट्रिक्शंस भी दे रहे हैं और ऊपर से अब और स्ट्रिक्ट भी आपने रूल्स कर दिए।
इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 7 ईयर का वॉर आया जो चला 1756 से 1763। ये किसके बिटवीन था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच था। किसको लेकर, टेरिटरीज को लेकर, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे जो कंट्रीज है उसने अपना कब्जा कर रखा था, फ्रांस भी उनमें से एक था। तो फ्रांस ने कुछ नॉर्थ अमेरिका के साइड पर अपनी टेरिटरी बना रखी थी, और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ाई हुई और फ्रांस हार गया और उसने अपनी जो टेरिटरी है वो लॉस्ट हो गई उसकी टेरिटरी, मतलब कि हार गया उस टेरिटरी से। तो इस वॉर से क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस आई इंग्लैंड पर, ठीक है। और क्या हुआ, टैक्सेस जनरेट किए गए, किस पर करे गए, अमेरिकन कॉलोनीज पर, क्योंकि उनका मानना था इंग्लैंड वालों का, इंग्लैंड गवर्नमेंट का, कि जो भी वॉर हुआ है वो अमेरिकन कॉलोनीज के अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि ये वॉर तो अमेरिका की कुछ टेरिटरी पर हुआ था। तो वो उन्होंने कहा कि अब आपको इस चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा, जो भी वॉर में एक्सपेंसेस लगे हैं, और जो भी हम इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं वो सब किससे वापस लिया जाएगा, अमेरिकन कॉलोनीज से लिया जाएगा। तो लोगों ने क्या किया, अमेरिकन 13 कॉलोनीज थी, उन्होंने कहा, स्लोगन दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने कहा कि हम कोई भी टैक्सेशन नहीं देंगे अगर आप हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखते तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब क्या होता है, आफ्टर द वॉर क्या होता है, जो ब्रिटेन है वो बहुत ज़्यादा हैवी डेट में जा चुका है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है। तो वो प्लान करते हैं टैक्सेस देने के लिए, ठीक है। अभी बताया मैंने आप लोगों को कि आप लोगों को बेनिफिट था, तो इसलिए अब आप लोगों के ऊपर टैक्स लगेगा अमेरिकन कॉलोनीज पर। तो वो मना कर देते हैं कि हम तो नहीं देंगे। फिर क्या लगती है, प्रोक्लेमेशन लाइन ऑफ 1763। अब जो कॉलोनीज में लोग होते हैं वो लोग हैप्पी तो होते हैं कि भाई ब्रिटेन जीत गई, अब हम जो कॉलोनी का एरिया है वो और भी एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि अब फ्रांस वहां से हार चुका है। पर ये जो प्रोक्लेमेशन लाइन लगा देती है ब्रिटिश सरकार, वो कहती है कि ये जो 13 कॉलोनीज है ना, वो इस लाइन से आगे नहीं जाएगी, इनका इधर कोई अधिकार नहीं है। तो क्या हो जाता है, ये लोग और चिढ़ जाते हैं कि ये क्या बात हुई, अभी तो कह रहे हो हमारे लिए किया और हमें ही आगे नहीं जाने दे रहे। वो लोग सोचते थे कि एक्सपैंड करेंगे अपनी एरिया को, अच्छे से खेती बाड़ी करेंगे और इकोनॉमिकल तरीके से अपने आप को इन्हांस करेंगे, पर ये वाली चीज़ लगकर अब तो वो लोग और सैड हो गए कि ये तो सच में ही ज़्यादा ही निर्दयता है कि आप लोग कह रहे हो कि हमारे लिए करा है और हम पर आप टैक्सेस भी लगा रहे हो और हमें आगे भी नहीं जाने दे रहे। तो ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो क्या था, जो किंग जॉर्ज थ्री ये थे वहाँ के इंग्लैंड के राजा 1760 से 1820 तक। ये 22 ईयर्स के थे जब ये किंग बने थे। इनको लगता था कि ये जो भी ये रेवोल्यूशन चल रहा है, ये जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं लोग, वो उनके लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किंग जॉर्ज थ्री हैं जो वो यहाँ से हट जाएं। तो वो उस चीज़ को पर्सनली फील करते थे कि ये सब चीज़ें मेरे लिए हो रही हैं, ये जो रेवोल्यूशन है वो मेरे खिलाफ विद्रोह हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब हुआ। अब इन सब के बाद क्या होता है, कुछ और टैक्सेस लगते हैं अमेरिकन कॉलोनीज पर, जैसे कि द शुगर एक्ट ऑफ 1764। इसके अंदर क्या होता है, जो शुगर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकते हैं ओनली टू इंग्लैंड। अब शुगर जो है एक्सपोर्ट हो सकती है सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में। फिर आता है द स्टैम्प एक्ट ऑफ 1765। अब क्या होता है इसके अंदर कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, 13 कॉलोनीज को बोला जाता है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, न्यूज़पेपर है, कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट लगा लो, लीगल डॉक्यूमेंट, इन सब पर एक स्टैम्प लगेगी। उसके बिना वो अलाउड नहीं होगा बेचना या खरीदना। तो लोग इससे भी परेशान हो गए कि ठीक है, एक एक आधे रुपए की स्टैम्प है, लेकिन अगर कितने सारे न्यूज़पेपर वो पब्लिश हो रहे हैं और सब पे लगाएंगे तो कॉस्ट तो इंक्रीज होएगी। तो इसलिए लोग इस चीज़ से भी परेशान हुए। फिर आया द क्वार्टरिन एक्ट ऑफ 1767। इस पे बोला गया कि आपको पे करना पड़ेगा इंग्लिश सोल्जर्स को जो आपकी सेफ्टी के लिए हमने वहां पर तैनात किए हैं, और उन लोगों को, आप लोगों को किसी भी टाइम पे अगर वो लोग आते हैं आपके घर में तो आप लोगों को उनको शरण देनी पड़ेगी। सेना किसी के भी घर में रुक सकती है और आप उसको ना नहीं करोगे, उनको खाना वाना सब कुछ प्रोवाइड करोगे। 13 कॉलोनीज के ऊपर बात थी। तो लोग इससे भी परेशान हो गए।
कि भाई एकदम सडन रात को कोई भी सेना आ जाती है और सब कुछ, फिर लोगों को परेशानी होने लगी इस चीज़ से। फिर आया टाउनशेंड एक्ट ऑफ 1767। इसमें क्या था, टैक्स कर दिया गया एसेंशियल गुड्स पर, जैसे कि टी, पेपर, ग्लास, लेड, पेंट, इन सब पर टैक्स को लगाया गया। लोगों में इस चीज़ से और गुस्सा आ गया कि ये क्या बात है, ये तो बेसिक नेसेसरी है, एसेंशियल गुड्स हैं, इनके ऊपर क्यों आप टैक्स लगा रहे हो। चाय तो लोग रोज़ ही पीते हैं, पेपर चाहिए होता है बच्चों को, सबको चाहिए होता है, ग्लासेस पर, लेड पर, पेंट पर, ये इस चीज़ का ये क्या है। तो लोगों को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम होने लगी और लोगों का जो गुस्सा था वो और भी ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा था। अब आते हैं सन ऑफ लिबर्टी पर। सन ऑफ लिबर्टी में क्या हुआ था, ये ऑर्गेनाइजेशन लेड किसने किया था, सैमुअल एडम ने। इन्होंने कहा कि अब यूज़ करना चाहिए वॉयलेंस का, ठीक है, और बॉयकॉट करना चाहिए ब्रिटिश के जितने भी गुड्स हैं, ट्रेड्स हैं विद ब्रिटेन। इन लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए। उन्होंने कमेटी भी एक बनाई, उन्होंने क्रूशियल लिंक्स भी दिए। इसमें क्या था कि ये हर किसी को लेटर लिखकर भेजते थे और थॉट्स पहुंचाते थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ें गलत हैं, हम लोगों को इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अब आता है डिक्लेरेटरी एक्ट 1766। अब रॉकिंगम आए, न्यू प्राइम मिनिस्टर थे ये। इन्होंने कहा कि जो स्टैम्प है, स्टैम्प ड्यूटी है, उसको उन्होंने अबॉलिश तो कर दिया ताकि वो जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिश के पास इतने राइट्स हैं कि वो टैक्सेस को वापस ला सके और टैक्सेस को बढ़ा सके। इन्होंने साथ साथ में ये भी बोल दिया। तो इससे क्या हुआ, लोगों में और ज़्यादा गुस्सा भड़क गया कि ये तो अब हद ही हो गई, कि ये तो एक तो आप पहले चीज़ को हटाते हो और उसके ऊपर से आप हमें ये भी बोलते हो कि हमारे पास इतने अधिकार हैं कि हम इस चीज़ को और एक्सपैंड कर सकते हैं। तो लोग इससे बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए। अब आता है बास्टन मैसेकर, 1770 में हुआ ये। जब लोगों ने विद्रोह करना शुरू हुआ तो जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो आए सामने और उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके अंदर क्या हुआ, 5 लोग मारे गए, जो प्रोटेस्टर थे वो मारे गए। सैमुअल एडम्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया था प्रोटेस्ट को, और 5 लोग मारे गए थे इसमें। तो इसमें जो है बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ की निंदा करी थी। पॉल ने और सैमुअल ने एडम्स ने भी इसकी बहुत ही निंदा करी थी कि ये बहुत गलत हुआ, और इन लोगों ने इस चीज़ का बेनिफिट भी उठाया। लोगों के पास पैम्पलेट्स भेजे कि देखो कैसे ब्रिटिश सरकार है जो वो लोगों को हमारे लोगों को मार रही है। इसी इंसिडेंट बेस पर इन्होंने पोस्टर छपवाए, राजा कितना क्रूर है ये बताया। पब्लिक का जो ओपिनियन था वो ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट कर दिया। अब लगती है दोस्तों टी पॉलिसी 1773 में। अब लॉर्ड नॉर्थ जो है वो न्यू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ब्रिटेन के। इन्होंने सारे के सारे जो भी टैक्सेस थे रिमूव कर दिए थे, बस नहीं किया था जो उनका टैक्स वो था, टी वाला टैक्स था, उसको रिमूव नहीं किया था। और उन्होंने टी एक्ट 1773 लगाया कि आपको सारे जो भी आपके टैक्सेस हैं वो माफ़ है, लेकिन जो टी वाला टैक्स है वो आपको देना ही पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि आप टी की कहीं से भी खरीद नहीं सकते हैं, आपको खरीदनी पड़ेगी तो लंदन से ही टी आपको खरीदनी पड़ेगी। तो जो शिप थी उसके अंदर बहुत सारी टी डालकर उन्होंने कहा कि हम आपकी तरफ भिजवा रहे हैं। तो लोगों ने मना कर दिया कि हमें टी नहीं चाहिए, आप ले जाओ अपनी वापस, हमें नहीं चाहिए। पर उन्होंने नहीं सुनी। अब क्या हुआ, जब उन्होंने टी भिजवा दी तो लोगों ने मना कर दिया कि हमको टी नहीं चाहिए, तब भी वो माना नहीं। लॉर्ड नॉर्थ उसने भिजवाई टी, और जो टी पॉलिसी थी वो बैकफायर कर गई उस पर खुद ही। जो सैमुअल एडम है वो एंटर करते हैं बोस्टन पोर्ट पर दिसंबर 1773 में, और थ्रो कर देते हैं सारे कंटेनर्स को जो भी चाय के थे, कहाँ पे, अटलांटिक जो सी है वहाँ पर, यानी वाटर में, समुद्र में फेंक देते हैं। इससे पहले क्या हुआ था, जो सैमुअल एडम्स है उन्होंने मना कर दिया था कि हम किसी भी पोर्ट पर आप लोगों का जो शिप है उसको रुकने नहीं देंगे और टी को लेने नहीं देंगे किसी को भी। जो मैसाचुसेट्स के गवर्नर थे हचिसन, उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो जो शिप है आप उसको बूस्टन हार्बर पर उतारो, मैं उसको अनलोड करवाऊंगा शिप्स को।
फिर जो सैमुअल एडम्स है वो वहाँ जाते हैं बोस्टन पोर्ट पर और वो सारी की सारी टी को फेंक देते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है वो एक्ट निकालती है इंटॉरेबल एक्ट 1774 और वो इसके ही अगेंस्ट में मना कर देती है लोगों को पब्लिक मीटिंग से, जो कि टाउन हॉल में होती थी, वो बैन कर देती है कि अब लोग ना तो मिलेंगे ना तो हमारे खिलाफ कोई भी साजिश रच पाएंगे। जो बॉस्टन पोर्ट था उसको क्लोज कर देती है और कंपनसेशन डिमांड करती है ब्रिटिश पार्लियामेंट किससे, कॉलोनीज से, कि आप लोगों ने फेंका है तो अब आप लोगों को ही कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इंटॉलरेबल एक्ट लगता है 1774 में। तो इसके रिस्पॉन्स में क्या होते हैं, जो भी लोग थे पैट्रियट्स थे उन्होंने स्टार्ट कर दी थी अपनी ट्रेनिंग मिलिट्री की, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब होने वाली है फाइट। तो उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की मीटिंग बैठती है 1774 में सितंबर की, जिसके अंदर सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं 13 कॉलोनीज के। ये अब देखो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव कॉलोनीज के बैठ के अब मीटिंग कर रहे हैं, तो यानी कि अब धीरे धीरे गवर्नमेंट बनना शुरू हो रही है। जितने भी डेलीगेशंस थे जैसे कि सैमुअल एडम्स, जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन एडम, ये सब बैठे इस कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में। इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम बॉयकॉट करेंगे। किसको बॉयकॉट करेंगे, जितने भी ब्रिटिश गुड्स हैं उनको स्टॉप करेंगे, उनके साथ ट्रेडिंग, और इनको बताएंगे कि अब हम लोग एक हैं। और फिर 1775 में फाइट शुरू हो जाती है लेक्सिंगटन वर्सेस कॉनकॉर्ड की, और जो 13 कॉलोनीज है वो पिटीशन भेजती है ब्रिटिश को कि अभी भी वक्त है, आप लोग मान जाओ, जितने भी आप लोगों ने बेकार के टैक्सेस लगाए हुए हैं उनको हटा दो, हम लोग लड़ाई खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं, आगे लड़ाई नहीं होगी। लेकिन किंग जॉर्ज 3 तो क्या था, वो अपने उसमें था कि हाँ भाई ये तो मेरे खिलाफ दगा कर रहे हैं, तो उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस ने पिटीशन भेजी थी, उसको अवॉइड करते हुए उसने कहा कि जितने भी कांग्रेस के लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लो, सबको देशद्रोही ठहरा दो। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक पैम्पलेट आया जिसका नाम था कॉमन सेंस। वो वाइडली सर्कुलेट हुआ सबके बीच में बिना किसी नाम के, जिसके अंदर क्या था, इंडिपेंडेंस की बात की गई थी सिंपल लैंग्वेज में, काफ़ी सारे पेजेस का था। इसके अंदर बात की गई थी कि कैसे हमें स्वतंत्र होना चाहिए, हमारे क्या क्या राइट्स होने चाहिए, ये सब बातें लोगों तक पहुंचाई गई। फिर क्या हुआ, फिर लोग इससे इन्फ्लुएंस हुए और लोगों ने क्या कहा कि अब हम जो 13 कॉलोनीज है ये डिक्लेयर करती हैं खुद को स्टेट। अब हम कॉलोनीज नहीं है, अब हम है स्टेट, इसलिए कहते हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये वो वाला स्टेट। फिर आई सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1775 में। अब सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस आई 1775 में। जो किंग जॉर्ज थर्ड थे उसने अंडर एस्टिमेट करा था उस पिटीशन को, तो इसीलिए जो रिवॉल्ट था ब्रिटेन के अगेन वो कंटिन्यू था, और उसके ही रिजल्ट में क्या हुआ, सेकेंड कॉन्टिनेंट कांग्रेस आई 1775 में। अब आता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 4 जुलाई 1776 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया जाता है। आज भी जो इंडिपेंडेंस है वो 4 जुलाई को मनाई जाती है अमेरिका में। और ये 5 मैन कमेटी थी जिसमें इंक्लूड थे थॉमस जेफरसन, फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, ये लोग भी इसके अंदर शामिल थे। जो जेफरसन है उसने ही दिया था डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को। और ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था ये किसके लीडरशिप के अंदर हुआ था, जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, जो कि आगे चलकर प्रेसिडेंट भी बने थे अमेरिका के। ये वॉर एंड हुआ फिर अक्टूबर 1781 को, जब जनरल कार्निवालिस है जो उसने सरेंडर कर दिया था यॉर्क टाउन में। और दोस्तों ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ ये वॉर एंड हो गया था। और फिर क्या बना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनने में थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स थे जो वो शहीद हो गए थे या मर गए थे। अब बन चुका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए वॉर तो रेवोल्यूशन तो खत्म हो गया, अब अमेरिकन इंडिपेंडेंस भी आ गई, लेकिन उसके क्या इम्पैक्ट थे रेवोल्यूशन के। पहला तो ये था कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन था विश्व का।
फिर बिल्स ऑफ राइट्स अंडर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट ऑन दिसंबर 1791। बिल्स ऑफ राइट्स बना, स्प्रेड किया आइडिया को डेमोक्रेसी और रिपब्लिक और इक्वालिटी का, और स्प्रेड क्या किया, फेडरलिज्म। इसमें नेशनलिज्म का उदय हुआ कि लोगों को पता चला कि नेशनलिज्म का की क्या भावना होती है। आइडियाज इनलाइटमेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए लोगों तक और वर्ल्ड ने इसको एप्लीकेशन भी किया। आइडियाज आए लिबर्टी के और रूल ऑफ लॉ के, सेपरेशन ऑफ पावर आई और सिस्टम क्या आया, चेक एंड बैलेंस का। तो दोस्तों ये थी इसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे वर्ल्ड पर पड़ा था। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम।